हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज़ योर मेंटर दक्षायनी वंडरिंग की आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो टॉपिक्स। तो हम शुरू कर चुके हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। 2 चैप्टर्स निपटा चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाओ भाई, पहले वो देख लो, एक बेस बना लो, फिर आगे ये वीडियो देखना, ठीक है। पर देखना ज़रूर, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ना नहीं है। क्लियर? चलो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स, वो हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। ये 2 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलो फिर फटाफट चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ओके, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली डायमेंशंस मतलब कि कितने टाइप्स के हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट विल बी द माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सेकंड विल बी द मैक्रो एनवायरनमेंट। मतलब एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें उस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्पेसिफिकली जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस जो हमने अपने फीचर्स में पढ़ा था, देयर आर 2 फोर्सेस, जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। इन स्पेसिफिक फोर्सेस को ही हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन से फोर्सेस होते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस, जो क्या करते हैं? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? एक बिजनेस एंटरप्राइज को। वेयर एज कुछ जनरल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, किसमें? वो होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में। मैक्रो एनवायरनमेंट में कैसे फोर्सेस होते हैं? जनरल फोर्सेस होते हैं जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? जो इनडायरेक्टली उस बिजनेस एंटरप्राइज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने क्या समझा? माइक्रो में कौन से फोर्सेस? माइक्रो में स्पेसिफिक फोर्सेस एंड मैक्रो में जनरल फोर्सेस। तो छोटा सा ओवरव्यू तो आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रही। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रो एनवायरनमेंट की। माइक्रो एनवायरनमेंट में वो इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक फोर्सेस जो आपके बिजनेस एंटरप्राइज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो एनवायरनमेंट। वो माइक्रो एनवायरनमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं हमारे, दैट दोज कैन बी इंटरनल फैक्टर्स और दे कैन बी द एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, फाइन। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलने लगी। माइक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम है डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और द टास्क एनवायरनमेंट। डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और द टास्क एनवायरनमेंट। क्लियर? सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स। बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है? एक बिजनेस एंटरप्राइज है, उस बिजनेस एंटरप्राइज जो है पहले एक माइक्रो एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। उसके बाद बाहर का सारा मैक्रो एनवायरनमेंट है जो जनरली हर एक बिजनेस को इफेक्ट करता है। इस बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैं बाहर ना लिख के अंदर यहाँ पे लिखूँ कि कुछ बिजनेस एंटरप्राइजेस में, इसको भी हम रब कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि यहाँ पे कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जो सीधा इंटरनली बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट करते हैं। और वहीं पे ही सिर्फ माइक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, वहीं पे ही कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को फ्रॉम आउटसाइड दे इफेक्ट देम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट एग्जिस्टेड विद इन द बिजनेस फर्म। क्या कर रहे हैं? वो विद इन द बिजनेस फर्म एग्जिस्ट करते हैं एंड आर कंसीडर्ड कंट्रोलेबल। क्या इनको कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई, तुम्हारे बिजनेस के अंदर है, ठीक है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। और मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेना चाहूँगी टाटा कंपनी का। टाटा नाम तो सबने सुना होगा ना, ठीक है। तो टाटा कंपनी का मैं एग्जांपल लूँगी और पूरे इंटरनल फैक्टर्स को मैं टाटा कंपनी के साथ कंपेयर करूँगी। क्लियर? सबसे पहला ही हमारा इंटरनल फैक्टर है कॉर्पोरेट कल्चर। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट कल्चर? कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, उनका एटीट्यूड्स क्या है, किसका? उसके फाउंडर का, उनके टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। उनके वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, एटीट्यूड्स क्या हैं, किनके? फाउंडर्स के और टॉप मैनेजमेंट के। उस पर आपका पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट द टाटा कंपनी, तो उनका वैल्यूज़ एंड पर्पस क्या है? लेट मी जूम इट।
एंड शो यू, आप टाटा इंटरनेशनल बिजनेस खोल के देखना, आपको वैल्यूज़ एंड पर्पस मिल जाएंगे। टाटा का मेन वैल्यूज़ बिलीव्स, ठीक है, क्या है कि हमें इंटीग्रिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सीलेंस, प्योर्निंग एंड यूनिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलना है, ठीक है। सो हमारे इनकी वैल्यूज़ हैं ये, तो इसकी वैल्यूज़ भाई वो खुद कह रहे हैं कि हमारे को इंटीग्रिटी, हमें बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। हमारे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी सोसाइटी की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना है। हमारे को एक्सीलेंस, हमारे को बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं एट द रीजनेबल प्राइसेस, राइट। तो दीज आर द वैल्यूज़। तो क्या इन वैल्यूज़ पे ही उनका बिजनेस टिका रहता है? बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे को अपना बिजनेस एनवायरनमेंट देखना है तो सबसे पहले तो यही देखो कि उस फाउंडर के वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, उसी पे तो उसका बिजनेस टिका हुआ है, राइट। नेक्स्ट इज मिशन एंड द ऑब्जेक्टिव। वो चाहते क्या हैं, ठीक है, वो करना क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने कंपनी बनाई है तो उनका मिशन क्या है उस कंपनी को फॉर्म करने का, ठीक है, वो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं। सो दीज आर व्हाट दे आर मिशंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स। क्या एक बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले बाहर की चीज़ें समझने से पहले अपना झांकना चाहिए, अपना पता करना चाहिए कि भाई तुम्हारे मिशन, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा टारगेट क्या है, ठीक, तुम क्या अचीव करना चाहते हो। दैट इज मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे धीरूभाई अंबानी जी का मिशन था पूरा का पूरा कि हम रिलायंस को एक बहुत ही बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने क्या लॉन्च करा, पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज़ में वो अपने रिलायंस को सबसे टॉप पे रखना चाहते थे, तो उन्होंने वैसे ही करा, उनका मिशन था ये करने का। क्लियर। थर्ड इज़ टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। आपका टॉप मैनेजमेंट कैसा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाउंडर तो ठीक है, बट उसके बाद चलाने वाला, फाउंडर तो ठीक, बट उसके बाद कंपनी को चलाएगा कौन? आपके टॉप मैनेजमेंट तो चलाएंगे, वही तो डिसीजंस वगैरह लेंगे, वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। कंपनी तो सिर्फ एक इंसान से चलती नहीं है, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आई होप आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कौन आपके कंपनी के, जो आपके कंपनी का डिसीजंस ले रहे हैं, उस पर भी आपका बिजनेस पूरा डिपेंड करता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हमारे टाटा इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे हमारे ये हैं कौन, इफ़ यू टॉक अबाउट द टाटा सन्स, लेट मी शो यू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा सन्स, ठीक है। ये हमारे चंद्रशेखरन इज द चेयरमैन, ठीक है। ये हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये कौन है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि आपके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपके बिजनेस के बारे में डिसीजन ले रहे हैं वो है कौन, ठीक है। उनके क्या बिलीव्स हैं, उनके क्या वैल्यूज़ हैं, उनके क्या एटीट्यूड्स हैं, वो भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस। क्लियर। फोर्थ इज पावर स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, बट उस टॉप मैनेजमेंट का जो है रिलेशन कैसा है, ठीक, व्हाट इज़ द हाउ देयर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और चीफ एग्जीक्यूटिव का रिलेशनशिप कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो डिसीजन ले लिया, ठीक है, बट उसको फॉलो अप कौन करेगा? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो इन्होंने बोला वही चीज़ फिर आगे चल के फॉलो अप होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ इज कंपनी इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी। क्या आपकी इमेज और ब्रांड इक्विटी प्ले करती है एक सिग्निफिकेंट रोल? अगर यहीं पे टाटा किसी के पास चले जाए कि भाई मेरे को लोन चाहिए, तुरंत मिल जाएगा, तुरंत फाइनेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांड है, कोई इमेज है। तो क्या एक ब्रांड और इमेज आपके एंटरप्राइज को अफेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको कभी भी फाइनेंस चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि मैं अभी ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, तो उनको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज ऑलरेडी बना रखी है। क्लियर। ऐसी अगर हम एग्जांपल ले लें एप्पल की, तो भाई उनकी इतनी इमेज है, इतनी ब्रांड इक्विटी है कि अगर वो कभी भी न्यू सीरीज़ लॉन्च कर दे, तुरंत उनके पास कस्टमर्स आ जाएंगे, उनको अलग से कुछ एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने क्या बना रखा है? इमेज बना रखी है, एक ब्रांड इक्विटी बना रखी है, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। 6th पॉइंट इज द ह्यूमन एंड द अदर सोर्सेज, कि ये सब तो ठीक है, टॉप मैनेजमेंट अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे, उनके CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में रिलेशन अच्छा है, ये सब कुछ ठीक है, पर अल्टीमेटली काम कौन करने वाला है? अल्टीमेटली काम करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़। सो आपको ह्यूमन रिसोर्स कैसा है? एम्प्लॉयज़ मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स आपका कितना अच्छा है आपके इकनॉमी में, आपके इकनॉमी बोल रही हूँ मैं, आपके बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल उनका कॉम्पिटेंस, ठीक है, उनका मोराल, उनके मोटिवेशन भी डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस कितने अच्छे से चलने वाला है। सो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस
एंटरप्राइज को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहला कौन सा पढ़ा, कॉर्पोरेट कल्चर, आपके फाउंडर का, आपके टॉप मैनेजमेंट के वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स कैसे हैं। सेकेंड हमने पढ़ा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की कैसे रिलेशनशिप है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड वो तो पावर स्ट्रक्चर है। टॉप मैनेजमेंट में कौन है, ठीक है, हमने देखा है कि टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे थे, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा। फोर्थ इज़ द पावर स्ट्रक्चर, कैसे रिलेशनशिप है। फिफ्थ इज़ कंपनी इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी, ठीक है। ब्रांड इक्विटी और कंपनी इमेज भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अगर आपको कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं या कहीं से फाइनेंस लेना है, ठीक है। सिक्स्थ इज ह्यूमन एंड द अदर सोर्सेज, उनका कॉम्पिटेंस, उनका मोरल, उनका मोटिवेशन कैसा है, किन का, एम्प्लॉयज़ का। आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज वर द इंटरनल फैक्टर्स। मैम आप इतना क्यों डिटेल में पढ़ा रही हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे, मोस्टली बच्चे जो हैं कोचिंग नहीं पढ़ते हैं कॉमर्स का, वो टोटली डिपेंड होते हैं सेल्फ स्टडी पे, तो उनको चीज़ें समझ नहीं आती, उन्होंने बस रट लिया, एग्ज़ाम दे दिया, बात खत्म। बट मैं चाहती हूँ कि तुम बिजनेस को समझो, तुम कॉमर्स को समझो, इंटरेस्टिंग बनाओ। बोरियत नहीं है, ये बोर हो ही नहीं सकते हो भाई, इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है तुम, ठीक है। तो बस समझना, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ कि भाई रियल लाइफ में कॉमर्स कैसे काम करती है, ठीक है। किसी को फास्ट में पढ़ना है, तुरंत मैम बता दो मेरे एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं रिवीजन वीडियोस बनाऊंगी, उसके लिए वेट करो। बट ये उनके लिए जो कॉमर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो हमने अभी इंटरनल फैक्टर्स को अच्छे से कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ। सो व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं। सो व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बट बाहर से, ठीक है, बट करते डायरेक्टली हैं, मतलब प्रेजेंट तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट में, बट ये आउटसाइड द बिजनेस होता है। क्लियर। सो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं भाई। फर्स्ट इज द फर्स्ट फोरमोस्ट पर्सन जिसकी वजह से बिजनेस चलता है, दैट इज कस्टमर्स। तो कौन कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, क्या ये भी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल करता है। सो हु आर द कस्टमर्स हु बाय द फर्म्स प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, दोज आर नोन एज कस्टमर्स। तो बिजनेस चलता ही क्यों है, कि उन कस्टमर्स के आप नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, ठीक है। द बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर्स। कस्टमर्स आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं, आपके हाउस होल्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी आपसे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीद सकती है, और द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स। सो दीज आर द कस्टमर्स। सेकेंड इज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। हाउ। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। आपने जैसे प्रोडक्ट बनाया वैसे ही आपके कॉम्पिटिटर ने भी प्रोडक्ट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल वीवो, ओप्पो, जियोमी, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, वो क्या है, आपको सेम और द सिमिलर प्रोडक्ट्स वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट वीवो हैज अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। कैसा कॉम्पिटिशन, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद ओप्पो, हाँ या नहीं। बट व्हाट इज द इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन होते होंगे भाई। इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को एंटरटेनमेंट करने का मन है, तुम्हारा अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कि तुम किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाओ, झूला झूलो, ठीक है, तुम मस्ती करो, वहां पे अब तुम जा सकते हो। वाटर पार्क, गर्मी हो रही है, अगर तुम दिल्ली साइड रह रहे हो, मैं दिल्ली साइड रह रही हूँ भाई, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे अभी हम क्या प्रेफर करेंगे, वाटर पार्क घूमें, ये सारी चीज़ें हमारे एंटरटेनमेंट की लिस्ट में आएंगी। सेकेंड चीज़, या तो ये छोड़ के फिर मैं मूवी देखने जाऊँ, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे रेस्टोरेंट जाऊँ, अच्छे से खाना खाऊँ, मूवी देखने जाऊँ, दीज कैन बी ऑल्सो द ऑप्शन। तो क्या मूवी और अम्यूजमेंट पार्क एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, नहीं, सिमिलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बट दे आर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। या तो इंसान मूवी देखने जाएगा या वाटर पार्क जाएगा एंजॉय करने के लिए। सो दोज टू आर व्हाट, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। आई होप दिस इज क्लियर कि एंटरटेनमेंट के जो दो अलग अलग जरिए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, बट दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। सिमिलर नहीं है बट सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, दोज आर नोन एज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। सो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन तब होता है जब फर्म्स वाइंग फॉर डिस्क्रिमिनेटरी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, अ सिनेमा हाउस फेसेस इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद द कैसीनो, या कैसीनो चले जाओ या आप जो है सिनेमा हाउस चले जाओ, दे बोथ आर व्हाट, द इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। फाइन। थर्ड इज सप्लायर्स, कि आपका सप्लाई, आपके रॉ मटेरियल कहाँ से सप्लाई करे जा रहे हैं, ठीक है, कौन आपको सप्लाई कर रहा है, किस क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स आपको सप्लाई करी जा रही है, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कि किसी भी, इसमें एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है वैसे,
मैं अगर बताऊं कि अगर आपको कोई कंपनी है वो अगर आपको रॉ मटेरियल ही बेकार प्रोवाइड कर रही है तो भाई वहाँ पे जो है आपका प्रोडक्ट भी बेकार क्वालिटी का ही बनेगा। बट वहीं पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइसेस पे दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको इनपुट्स ही सस्ते मिल रहा है तो आप प्राइस भी कम कर पाओगे और अपनी ब्रांड इक्विटी इमेज भी बना पाओगे, क्योंकि आप बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो एट द लोअर प्राइसेस और द रीजनेबल प्राइसेस। फाइन। सिमिलरली सिर्फ एक ही सप्लायर पर डिपेंड होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ही सप्लायर पे डिपेंड करोगे कि भाई मेरा सप्लायर तो यही है, मैं इसी से ही प्रोडक्ट खरीदूंगा तभी मेरे बिजनेस चलेगी, तो वहां पे आपका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो स्ट्राइक पे चला जाए, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे से कुछ अनसर्टेन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे सिर्फ एक सप्लायर पे टिके रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। फाइन। सो सप्लायर्स कौन हैं, कैसे हैं, किस तरीके के वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ इज मार्केटिंग इंटरमीडिएट। व्हाट आर मार्केटिंग इंटरमीडिएट? वो मिडिल मैन जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं वो? आपके प्रोडक्ट को प्रमोट, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किनको? कंज्यूमर्स को। मिडिल मैन हमारे एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। होलसेलर एंड रिटेलर्स जो होते हैं वो आपका लिंक बनाए रखते हैं किसके बीच में? कंपनी के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है, कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने एक प्रोडक्ट बेचा रिटेलर को, तो फाइनली रिटेलर से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो कस्टमर किससे खरीदता है? रिटेलर से। तो इस कंपनी और कस्टमर के बीच में किसने लिंक बना रखा है? होलसेलर और रिटेलर ने। क्लियर? सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स अगर हैं, वेयर हाउस है जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर करके रखते हो, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी कर देते हैं। वो जो ट्रैवलिंग होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से जो कस्टमर के पास जा रहा है, वो ईजिली जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही जा पा रहा है। क्लियर? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो आपके बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करा जाता है, अलग से एक एजेंसी होती है जो मार्केटिंग रिसर्च करके देती है कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए। क्लियर? और उसी को, उस तरीकों को जो लगाता है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपके इंश्योरेंस कंपनी को, अगर आपको कोई नुकसान ना हो, अगर नुकसान होगा तो वो रिकवर कर ले। तो इन सब से आप क्या कर सकते हो? आप इजीली अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चला सकते हो, ग्रो कर सकते हो। राइट? सो दीज आर whom they are the मार्केटिंग इंटरमीडिएट। आई होप दिस इज क्लियर। फिफ्थ, और किस किस चीज से मैम अफेक्ट हो सकते हैं हम? फाइनेंशियल से अफेक्ट हो सकते हैं कि अगर हमारे को कंपनी चलानी है तो हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कौन फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है? तो वो भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके कौन कौन आ जाएगा? आपके ऐसे लोग जो आपके लोन प्रोवाइड करते हैं। मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और हो सके तो मैं अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। एंड डिवेंचर होल्डर्स एंड द बैंक्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको? कंपनी को। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, पब्लिक। पब्लिक में कौन आता है? पब्लिक में आते हैं वो लोग जिनका सही में कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिनका कोई सही में क्या होता है? इंटरेस्ट होता है आपके कंपनी में। दोज आर नोन एज पब्लिक। एग्जाम्पल आपके मीडिया, सबसे ज्यादा दिलचस्पी आपके बिजनेस में सिर्फ मीडिया ही ले सकती है। एनवायरमेंटलिस्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम एनजीओज बोलते हैं, एंड लोकल कम्युनिटीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ whom? These are the examples of public. Clear? So एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने पढ़ा कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, फाइनेंशियल एंड पब्लिक। सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैम अब ये तो बता दो, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनको याद कैसे करा जाए? तो हमने लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट याद कर लिए थे, याद है ये सारे ट्रिक्स? और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सारे भी हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हमारे को डिस्कस करना है कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को याद करने का तरीका, कि इनके पॉइंट्स कैसे याद कर लिया जाए। तो इंटरनल फैक्टर्स को हम याद कर सकते हैं PTM 2CH। मैम ये क्या है? अजीब सा तो है, बट याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर इसकी किसी को सेंटेंस समझ आ रहा हो, अलग से तरीका हम बना सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मैम हम इस पॉइंट को ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैं उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी, ठीक है। तो फटाफट बता देना मुझे अगर किसी के भी दिमाग में आ रहा हो याद करने का तरीका। सो इंटरनल फैक्टर्स को हम याद कर सकते हैं PTM 2CH। इसका मतलब क्या है मैम? P इज फॉर पावर स्ट्रक्चर। इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना, पावर स्ट्रक्चर,
T is for top management structure. टॉप मैनेजमेंट कैसा है आपका? M is for mission एंड ऑब्जेक्टिव. भाई कंपनी फॉर्म ही क्यों ये है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मिशन क्या है. ठीक है. PTM 2CH. 2CH मीन्स यहाँ पे 2 C आएंगे आपके. एक C होगा आपका कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा C होने वाला है आपका कंपनी की इमेज. कंपनी की इमेज एंड द ब्रांड इक्विटी. H is for human and other resources. Clear? So these are what? Internal factors. External factors को कैसे याद कर सकते हैं? FM मतलब फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक के लिए कस्टम कार सप्लाई की. क्या करा? FM मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने पब्लिक के लिए कस्टम कार सप्लाई की. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे याद करें हम? F इज फॉर फाइनेंशियल मिनिस्टर है ना, तो यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल्स. ठीक है. F का मतलब होगा फाइनेंशियल्स. M इज फॉर, हमने अभी पढ़ा था मार्केटिंग इंटरमीडियरी. मार्केटिंग इंटरमीडियरी. FM ने पब्लिक में हमारे मीडिया, NGOs वगैरह ये सब कुछ आ जाएंगे. FM ने दैट इज फाइनेंशियल मिनिस्टर ने पब्लिक के लिए कस्टम इज फॉर कस्टमर, C इज फॉर कॉम्पिटिटर्स एंड S इज फॉर सप्लाई मतलब सप्लायर्स. तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली, आपको याद करने में इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या? कस्टम से हमारा आ जाएगा कस्टमर्स. कार का C हो जाएगा हमारा कॉम्पिटिटर एंड S is for supplier. सप्लाई से क्या बन जाएगा? सप्लायर. आई होप दिस इज क्लियर. FM ने पब्लिक को कस्टम कार सप्लाई की. डन. सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स. तो याद हो जाएंगे आपको ये सारे पॉइंट्स. आपने फीचर्स याद कर लिए, इंपॉर्टेंस याद कर लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी याद कर लिए हैं. सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे आई होप. और आपको पता है कि मैंने सारे आंसर्स को, जैसे ये वैल्यू, बिलीफ एंड एटीट्यूड्स, हर एक क्वेश्चन सारे नोट्स में जो जो आपके कीवर्ड्स होने चाहिए वो कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया. बस आपकी ड्यूटी है कि उन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से याद कर लें और एक लैंग्वेज पढ़ लें कि किस तरीके का लैंग्वेज आपको आंसर में लिखना है. ठीक है. बाकी हेडिंग याद करने का भी तरीका मैं दे चुकी हूँ. तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ. आपको भी पता है कि आपको क्या करना है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि उनको भी कॉमर्स में थोड़ी हेल्प हो जाए. और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छा लग रहा है जो भी मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, बुरा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको जो है कमेंट करके बताना है. ठीक है. और आपसे मेन रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 70% बच्चे जो हैं देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. ये नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी. ठीक है. बिल्कुल नहीं चलेगी. तो आप जो है सब्सक्राइब करोगे, अच्छे से सब्सक्राइब करो, प्यार बांटो और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक